गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा जैसे जानते हैं कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो कंप्लीट किया वो नेशन स्टेट और ब्रिटेन के बारे में बात किया था कि ब्रिटेन कैसे एक यूनाइटेड किंगडम बना, कैसे आयरलैंड, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड ज्वाइन होकर के एक कंट्री का फॉर्मेशन करते हैं। वी हैव सीन टू इट इन द प्रीवियस वीडियो। आज जो हम लोग को कंप्लीट करना है वो करना है विजुअलाइजिंग द नेशन स्टेट। क्या करना है? विजुअलाइजिंग द नेशन स्टेट। क्या करना है? विजुअलाइजिंग the nation state, विजुअलाइजिंग द नेशन स्टेट। हमें क्या पढ़ना है? विजुअलाइजिंग द नेशन स्टेट। क्या होता है विजुअलाइजिंग द नेशन स्टेट? तो विजुअलाइजिंग का मतलब होता है किसी भी कंट्री को, बेटा क्योंकि जो कंट्री होता है वो विजुअल फॉर्म में नहीं होता है। जैसे भारत कह दिया जाए तो भारत को हम एक साथ पूरा देख नहीं सकते हैं, भारत मैप में ही देख सकते हैं, लेकिन एक हमारे अंदर एक मेंटालिटी बढ़ी और वो मेंटालिटी है कि किसी भी चीज को एक मूर्ति के फॉर्म में देखने की टेंडेंसी, यानी उसे एक मैन के फॉर्म या लेडी के फॉर्म में, ह्यूमैनिटी के फॉर्म में देखने की एक मेंटालिटी। जैसे हम किसी गॉड को एक पोर्ट्रेट करते हैं किसी एक फॉर्म में, तो वैसे ही एक विजुअलाइजिंग द नेशन स्टेट की बात होती है कि विजुअलाइजिंग द नेशन स्टेट के बारे में क्या कहें। तो जैसे हम कहें कि भारत माता को विजुअलाइज किया गया है कि भारत को कंसीडर करना मतलब भारत माता, ठीक है। भारत माता मतलब भारत को एक तरीके से इमेजिन करना। भारत माता कोई बॉर्न लेडी नहीं है, वो रविंद्रनाथ टैगोर के थ्रू पोर्ट्रेट की गई है। रविंद्रनाथ टैगोर के भाई ही थे। आई एम टेलिंग टू यू, रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे, लेकिन वो बेटे काफी रिवोल्यूशनरीज एक्टिविटीज में भी व्यस्त रहते थे। हम नहीं कहते कि वो इतने बड़े रिवोल्यूशनरी थे जैसे आपके भगत सिंह है, चंद्रशेखर आजाद है। वो इतने बड़े रिवोल्यूशनरी नहीं थे कि भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद तो बहुत बड़े रिवोल्यूशनरीज थे। भगत सिंह ने नौजवान सभा का फॉर्मेशन किया था जो कि पंजाब में बनाई गई थी। चंद्रशेखर ने पहले HRA में पार्टिसिपेट किया था। आपकी बार बच्चों हमारे पास टाइम है, हम जब नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ाएंगे तो तुम्हें एक एक घटनाओं के बारे में और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो वो बहुत जल्दी इस टॉपिक के बाद, 2 लेक्चर के बाद इस टॉपिक को खत्म करके हम नेशनलिज्म इन इंडिया का ही रिवीजन करेंगे। पहले हिस्ट्री को बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे, फिर बाकी सब्जेक्ट पे ध्यान देंगे, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जा चुका है। और एक बार पढ़ाने के बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि आप भी उसे रिविजन करो, बार बार पढ़ो। तो मैं बता रहा था कि तो विजुअलाइजिंग द नेशन स्टेट का मतलब ये प्रथा, जो ये सिस्टम जो चला, ये एक ट्रेडिशन जो चला कि कंट्री को एक विजुअल फॉर्म दिया जाए, ये यूरोप से चलता है। हम ये नहीं कह सकते कि जैसे भारत माता हम वैसे नहीं, उनकी भारत माता की जैसे हमने कॉपी किया है। तो ये नेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए फ्रांस और जर्मनी के बारे में बात कर रहे थे हम, क्योंकि हम फ्रांस और जर्मनी को ही खासकर पढ़ रहे हैं, यूरोप के बारे में पढ़ रहे हैं। तो फ्रांस और जर्मनी में तो सबसे पहले फ्रांस ने रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया और उन्होंने कंट्री को एक विजुअल फॉर्म देने के लिए एक मेरीना नाम की लेडी को विजुअलाइज किया। मेरीना नाम की लेडी जो कि बॉर्न लेडी नहीं है, एक विजुअलाइज लेडी है, एक इमेजिनरी लेडी है, बट माना जाता है कि वो पूरे फ्रांस को रिप्रेजेंट करे। सी इज रिप्रेजेंटिंग टू द इंटायर फ्रांस। तो इंटायर फ्रांस को रिप्रेजेंट करने के लिए आफ्टर, और ये चीजें बेटे कलेक्टिव बिलोंग को शो करती है। जैसे भारत माता की कोई इंसल्ट करे तो ऐसा लगता है कि हमारे कंट्री की इंसल्ट कर रहा है, वैसे बेटा किसी भी कंट्री के विजुअल फॉर्म देने के लिए एक कलेक्टिव आइडेंटिटी, एक कलेक्टिव सोच को देने के लिए, एक कलेक्टिव आइडेंटिफिकेशन देने के लिए हम विजुलाइज करते हैं। तो वैसे भारत माता को विजुलाइज किया गया। भारत माता पहली बार जो विजुलाइज की गई वो रविंद्रनाथ टैगोर के थ्रू पोर्ट्रेट की गई, रविंद्रनाथ टैगोर के थ्रू उन्हें विजुलाइज किया गया। और तो वैसे जो क्या कहते हैं, मेरीना जो है फ्रांस का, मेरीना फ्रेंच लैंग्वेज का एक बेटे होली नाम होता है, एक बहुत ही पवित्र नाम होता है मेरीना। और मेरीना की एक फोटो को पोर्ट्रेट किया गया जो कि तुम्हारी बुक में दिखाई गई है। आई विल सेंड इट्स फोटो टू यू कि ये मेरीना और जर्मनी के केस में जर्मनिया को एक्सप्लेन किया गया। तो आपसे अगर क्वेश्चन यही पूछता है कि विजुअल फॉर्म ऑफ द फ्रांस, तो आपकी मेरीना होंगी। और इन्हें बेटे नॉर्मली हर इंपॉर्टेंट जगह पर देखा जा सकता है। जैसे आप इनको देख सकते हैं, जैसे आप कहीं पर भी देखें, जैसे आप एक एग्जाम्पल के तौर पर वहाँ के टाउन हॉल में देखिए, वहाँ की पार्लियामेंट हाउस में देखिए, जैसे वहाँ के इंपॉर्टेंट ऑफिसेज में देखिए। जैसे भारत माता नॉर्मली
इंडिया के हर इंपॉर्टेंट ऑफिस में आपको दिखाई दे जाएंगी और हर इंपॉर्टेंट जगह पर दी जाती है, उनकी फोटो इमेजेस दिखती हैं। तो वैसे बेटे मेरीना की भी फोटो को हर इंपॉर्टेंट जगह पर लगभग रिप्रेजेंट करने दिखाई जाती है, हर इंपॉर्टेंट जगह पर उनकी फोटो को लगाया जाता है, चाहे टाउन हॉल हो, चाहे वो फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज आर्टिस्ट अप्रोप्रिएट द रिप्रेजेंट टू द सच ऐसे जो जस्टिस को भी रिप्रेजेंट करती है, लिबर्टी को भी रिप्रेजेंट करती है, रिपब्लिक को भी रिप्रेजेंट करती है। एक सिंबल फॉर्म है, कंट्री का सिंबल फॉर्म है, क्या कहते हैं मेरीना, एक अलगोरीज कह सकते हैं कि ये एक अलगोरीज है जो कि विजुअल एग्जैक्ट फॉर्म नहीं है, बट एक इमेजिनेटेड लेडी, एक इमेजिनेटेड फॉर्म है। सेम कंडीशन बच्चों हम लोग जर्मीनिया के बारे में आते हैं। जर्मीनिया भी बेटे जर्मनी के एक पोर्ट्रेट, एक अलगोरी है, एक इमेजिनरी लेडी है, तो वो जर्मनी को रिप्रेजेंट करती है। और जर्मनी को रिप्रेजेंट करने के लिए जर्मनिया और मेरीना के बारे में बात हम लोगों ने किया बच्चों। मेरीना की बात में मेरीन के बारे में बात की है, MARIANE मेरीन, MARANIE मेरीन। और मेरीन के बारे में बात करते हैं मेरीन, MARIANE। तो मेरीन के बारे में बात करते हैं, मेरीन के बारे में बात करते हैं। तो मेरीना, जर्मेनिया और मेरीना। और इसके बाद क्या कहते हैं जर्मनिया जो बिल्कुल सेम विजुअल फॉर्म ऑफ द जर्मनी है। तो जर्मनिया कभी ड्रेसिंग सेंस अप के बारे में पूछ लेता है कि उनकी ड्रेसिंग सेंस अप कैसी थी, मान लो बड़ा क्वेश्चन आ जाए, वैसे छोटा ही क्वेश्चन 3 नंबर पे आता है। तो मेरीना, जर्मनिया और फ्रांस और जर्मनी आपके इनफ इन्फॉर्मेशन है, लेकिन फिर भी आप जर्मनिया की ड्रेसिंग सेंस अप के बारे में बता सकते हैं कि हैविंग ए मतलब स्वॉर्ड इन ए हैंड एंड, ठीक है, और एक हाथ में स्वॉर्ड लेकर, जैसे भारत माता के बारे में पूछा जाता है तो एक हाथ में त्रिशूल लेकर के, एक तरफ उनके लाइन और एक तरफ एलिफेंट जो कि विजडम और पावर का सिंबल। तो कभी सिंबल्स के को एक्सप्लेन करवा लेता है। तो आप इसमें दिखाएंगे कि मेरीना रेड कलर ड्रेस को पहनती थी और वो एक ओक लीव्स का एक क्राउन पहनती थी, व्हिच वाज शोइंग द हीरोइज्म, जो हीरोइज्म को शो करता था। तो ओक लीव का एक क्राउन और हीरोइज्म को शो करते हुए एक सिंबल्स दिखाया गया। और राइन रिवर की कभी उन्हें माता के रूप में दिखाया गया है, कभी मदर के रूप में दिखाया गया, कभी उनको राइन रिवर की सिक्योरिटी करते हुए, राइन रिवर की सुरक्षा करते हुए भी दिखाया गया है। तो इस तरीके से वी हैव सीन टू द मेरीना। हमने मेरीना के बारे में देखा कि मेरीना की ये प्रॉपर्टीज थी, ये मतलब वो थी। तो इस ड्रेसिंग सेंस आप उनके और इसके बारे में आप लोग समझ लीजिएगा, जान लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। आएगा तो छोटा क्वेश्चन आएगा, 3 नंबर पे क्वेश्चन आएगा, तो 3 नंबर के क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करना है जर्मनिया और मेरीना के बारे में। फिर बच्चों जर्मनिया और मेरीना के बाद फिर हम लोग पढ़ते हैं कि कुछ ड्रेसिंग और कुछ हमारे सिंबल्स कभी कभी 1 नंबर में पूछ लिया जाता है कि ये सिंबल्स क्या शो करते हैं यूरोप के या फ्रांस के। तो जैसे ब्रोकन चेन पढ़ लेते हैं, पूछ ले कि ब्रोकन चेन किस चीज को संबंध शो करता है। ब्रोकन चेन बेटा किसको शो करता है, ये न्यू फ्रीडम को शो करता है। बीइंग फ्रीड किसको शो करता है, फ्रीडम को शो करता है। फ्रीडम को क्या इसको करते हैं, बीइंग फ्री, मतलब बीइंग फ्री का मतलब आप फ्री कर दिए गए हो। अभी तक आप किसी भी, जैसे ये खासकर फ्रांस के लिए रिप्रेजेंट किया गया था, लेकिन ये सब जगह पे एप्लीकेबल है। तो बीइंग फ्री मतलब आप फ्री कर दिए गए। फ्रीडम मतलब आपके पास हमेशा से फ्रीडम थी, लेकिन बीइंग फ्री मतलब आपको फ्री कर दिया गया। अभी तक आप चैनों से जकड़े हुए थे, अभी आप रिस्ट्रिक्शन में, जैसे कॉमन पीपल जो थे फ्रांस में वो बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन से बंधे हुए थे, तो उनको फ्री कर दिया गया। दैट इज मीनिंग ऑफ द ब्रोकन चेन। फिर इसके बाद बच्चों आता है ईगल अगर शो करता है तो सिंबल ऑफ जर्मन एम्पायर, स्ट्रेंथ। वैसे भी बेटे बाज को हमेशा स्ट्रेंथ की एक सिनोनिम से माना जाता है। तो वैसे ही क्या नाम से मतलब ये जर्मन स्टेट को शो करता था, जर्मन एम्पायर को शो करता था, जिसका मतलब था फ्रीडम, मतलब जिसका मतलब था पावर, स्ट्रेंथ मतलब पावर। क्राउन ऑफ ऑल लीव्स मतलब बेटा हीरोइज्म को शो करता है, हीरो है। तो जो क्राउन वो का लीव पहनता है उसको माना जाता है कि हीरो, ठीक है। तो वो हीरोइज्म को शो करता है। Olive sword around the sword, olive leaves around the sword, olive branches around the sword। मतलब इसका मतलब होता है बच्चों कि आप पीस के लिए रेडी है, आप अपनी तलवार को शांति के लिए यूज करना चाहते हैं, उसको यूज ही नहीं करना चाहते, उसे मतलब रख देना चाहते हैं। तो वो उसे कहते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं कि विलिंग टू मेक पीस, एक पीस की
विलिंग रखना, पीस की सोच रखना, दैट इज नोन एज ए मीनिंग ऑफ द ओलिव लीव्स अराउंड द ओलिव्स ब्रांचेस को अराउंड द या ओलिव्स ब्रांच को अराउंड द स्वॉर्ड के चारों तरफ लपेटना। फिर ब्लैक एंड रेड गोल्ड ट्राई कलर, ब्लैक रेड एंड गोल्ड ट्राई कलर ये शो करता है बच्चों फ्लैग द लिबरल नेशनलिस्ट इन द 1848 बैंड बाय द ड्यूक्स ऑफ द जर्मन स्टेट, जिसे जर्मन स्टेट ने ड्यूक्स ने बैन कर दिया था वो उसको शो करता है। रेज ऑफ राइजिंग सन का मतलब होता है नया सवेरा, नया सवेरा मतलब एक नया एरा की स्टार्टिंग, न्यू एरा की स्टार्टिंग, एक नए टाइम की स्टार्टिंग, न्यू एरा की स्टार्टिंग। तो ये सिंबल्स बना लीजिएगा, ध्यान रख लीजिएगा, कई बार इसे पढ़ लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये सिंबल्स। फिर बच्चों अब आते हैं बाल्कन प्रॉब्लम्स। बाल्कन के बारे में देखते हैं कि बाल्कन क्या था। तो बच्चों बाल्कन्स एक एरिया है जो कि यूरोप का एक फेमस एरिया है। यूरोप में हम कह सकते हैं कि बेटे ऑटोमन एम्पायर की ओरिजिन होती है। हम आपको बता दें कि ऑटोमन एम्पायर की ओरिजिन बेटे होती तो 1453 पे है। 1453 में ऑटोमन एम्पायर होता है। इसकी स्टार्टिंग जो होती है बेटे टर्की से होती है। ऑटोमन एम्पायर की स्टार्टिंग टर्की से होती है। टर्की में बेटे यही टाइम जो था, यही यूरोप में पुनर्जागरण का रेसेस पीरियड का टाइम माना जाता है, पुनर्जागरण के टाइम को माना जाता है। और क्यों माना जाता है बच्चों? क्योंकि जब टर्की में एक इस्लाम स्टेट की उदय होता है और वो बेटे क्योंकि जो टर्की था, टर्की उस समय बेटे क्योंकि बेजेंटाइन साम्राज्य जो था, बेजेंटाइन साम्राज्य एम्पायर, बेजेंटाइन एम्पायर जो था वो पूरे यूरोप का एक इम्पोर्टेंट, मतलब हम कह सकते हैं कि रिलीजियसली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। कारण हम बता दें बच्चों कि आपके जो ईसा मसीह का जन्म हुआ था वो इजराइल के बेथलम में माना जाता है। और इजराइल बहुत नज़दीक है टर्की से, टर्की के से बहुत नज़दीक है क्योंकि इजराइल पश्चिमी एशिया का देश है और टर्की जो है पूर्वी यूरोप का देश है। तो जहाँ से पश्चिमी एशिया होगा, जहाँ से पश्चिमी एशिया खत्म होगा, पश्चिमी पार्ट होगा, वहाँ यूरोप का पूर्वी पार्ट होगा। ऑफिशियली बात है। तो टर्की जो था उसका जो बेजेंटाइन साम्राज्य था वो एक हब था। वहाँ का जो कैपिटल थी जो कुस्तुतुनिया उसे आयसन नाम में कहा जाता था। प्रेजेंट टाइम पे उसको देखो मुझे नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन आयसन टाइम पे प्राचीन काल में उस समय उसे कुस्तुतुनिया के नाम से जाना जाता था। और उसका नाम देखो इस्तांबुल, उसका नाम बेटे इस्तांबुल है। तो इस्तांबुल जो था वो एक तरीके से कुस्तुतुनिया जो था या इस्तांबुल जो था वो उस समय रोमन साम्राज्य, ये क्रिश्चियनिटी रिलीजियस का मेन सेंटर था यहीं पर, क्योंकि ईसा मसीह का जन्म वहीं आसपास। तो वो एक उस एरिया को एज डेवलप हुआ, क्या नाम से, एज ए हब ऑफ द क्रिश्चियनिटी। लेकिन बच्चों क्या हुआ कि जब वहाँ इस्लाम की ओरिजिन हुई तो वो जो क्रिश्चियन धर्मगुरु थे, जो क्रिश्चियनिटी के लोग थे, उन्हें वहाँ से भागना पड़ा और वो भाग करके नज़दीक के अदर क्रिश्चियन कंट्रीज की तरफ पहुँचे, जैसे रोम, इटली पहुँचे। और वहाँ पर इसी वजह से बेटे कहा जाता है कि जो पुनर्जागरण का एज स्टार्ट होता है, जो रेजिडेंसेस टाइम जो स्टार्ट होता है, दैट स्टार्ट फ्रॉम द इटली से ही माना जाता है किसका स्टार्ट होता है। इटली में मैकाओली नाम के एक इंसान थे, फिर मैकाओली तक हम नहीं पहुँचते, हम बताते हैं कि बेटा इटली से उसकी स्टार्टिंग मानी जाती है। तो ये क्यों होता है? तो ये टर्की पे ऑटोमन एम्पायर की ओरिजिनेट से ये जुड़ा हुआ घटना है। तो इसको बेटा हम अगले वीडियो में पढ़ाते हैं क्योंकि ये वीडियो तब काफ़ी बड़ा हो जाएगा और फिर हमें कंप्रेस करने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो इन नेक्स्ट वीडियो में हम इस पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।